नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप और करेंगे शुरुआत 5 तस्वीरों के साथ। तो सबसे पहले 4 खबर मध्य प्रदेश से होने वाली हैं, उपचुनाव से जुड़ी हुई ये खबरें होंगी। पहली खबर में हम जानेंगे कि आखिर महाराज के गढ़ में सचिन पायलट सिंधिया के खिलाफ बोलने से क्यों कतरा रही हैं। दूसरी खबर में हम बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रमोद कृष्णन ने शिवराज की तुलना कंस, शकुनी और मरीच से की है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। तीसरी खबर भोपाल से है, जहां चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन करना कांग्रेसियों के लिए महंगा पड़ गया। चौथी खबर बदजुबानी को लेकर, जिसको लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। और पांचवें अंतिम खबर में बात होगी सतना जिले के बिरसिंहपुर की, जहां सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। तो मध्य प्रदेश का रण जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री सहित पार्टी के बड़े चेहरे जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी बड़े चेहरों को लेकर जनता का मूड अपनी ओर बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट भी उपचुनाव के दंगल में मैदान संभाले हुए हैं। उन्होंने मंगलवार को मुरैना और शिवपुरी में चुनावी सभाएं की हैं। इस दौरान पायलट ने शिवराज सरकार पर तो हमला बोला, लेकिन सिंधिया का नाम लेने से बचते रहे। वो चुप रहे तो आखिर क्या है पायलट की सिंधिया पर चुप्पी के मायने? सचिन पायलट सिंधिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन राजनीति से ऊपर दोस्ती ही दिखाई देती है। सिंधिया और सचिन पायलट की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। दोनों लंबे समय से एक ही पार्टी के सदस्य रहे हैं। दोनों को विरासत में एक मजबूत राजनीति का आधार मिला। कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट युवा चेहरे के तौर पर पहचाने जाते थे। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद सचिन के भी कांग्रेस छोड़ने के कयास लग रहे थे। फिलहाल सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन सचिन और सिंधिया की दोस्ती पार्टी अलग होने पर भी बनी हुई है, ये जरूर महसूस हो रहा है। प्रचार करने से पहले सिंधिया और पायलट की ग्वालियर में मुलाकात भी हुई। ये जानकारी खुद सिंधिया ने दे दी। उन्होंने बताया अपने पूर्व सहयोगी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट से ग्वालियर में उनकी मुलाकात हुई। उपचुनाव में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश आने पर उनका स्वागत किया, लेकिन सिंधिया और पायलट की इस दोस्ती ने कांग्रेस की उम्मीदों पर जरूर पानी फेर दिया। कांग्रेस ने पायलट को ग्वालियर चंबल इलाके में प्रचार के लिए खास रणनीति के तहत भेजा है। ये क्षेत्र सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है और कांग्रेस लगातार सिंधिया पर हमले बोले जा रही है। इसलिए पार्टी के नेता इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी में पायलट भी अब सिंधिया में पार्टी में रहते हुए वो भी सिंधिया पर हमला बोलेंगे। मगर मंगलवार को 3 सभाओं में पायलट ने अपने पुराने दोस्त सिंधिया का जिक्र तक नहीं किया। चाहे डंपर का कांड हो, चाहे व्यापम का कांड हो, चाहे बजरी का हो, चाहे रेते का हो, इन सब कांडों की पोथली जब बहुत बड़ी हो गई तो मध्य प्रदेश की जनता ने कहा अब यहां से आप जाइएगा, और कांग्रेस पार्टी का और कमलनाथ जी का शासन मध्य प्रदेश में बना। जनता दुनिया को दिखाना चाहती है कि इस मध्य प्रदेश में, इस देश के अंदर हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत अभी मजबूत है, जिंदा है। और ये वोट ऐसी चीज है साथियों, कोई कितने बड़े पद पर बैठा हो, कितना बड़ा खरबपति हो, कितना बड़ा नेता हो, जब चुनाव का समय आता है तो माथा और नाक रगड़कर वोट मांगनी पड़ती है, गली गली जाना पड़ता है, गरीब को प्रभु बोलना पड़ता है। जो खबरें मुझे नहीं है वो आप लोगों को है, मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन हकीकत ये है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना निर्णय करने के लिए कि किस दल में क्या काम करना है। मैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं और वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब जनता तय करेगी कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और कौन सी पार्टी जीतेगी। कल आपसे मुलाकात भी छोड़ेंगे, गाना तो सुना ही होगा आपने, लेकिन सचिन पायलट और सिंधिया पर यह फिट बैठता है साहब। अब देखिए, दोनों पार्टी अलग कर चुके हैं, सिंधिया इधर आ चुके हैं। पहले कयास थे कि पायलट भी छोड़ेंगे, वो भी आपको ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा जैसे हमने कहा था, वो भी आपको याद होगा राजस्थान में। उसके बाद कयास लगे कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ेंगे और बीजेपी में उन्हें भी बड़ा पद मिलेगा, लेकिन हो गया उल्टा। अब सचिन पायलट कांग्रेस से ही हैं और अपने ही दोस्त, जिगरी दोस्त के खिलाफ चुनाव प्रचार में है पार्टी की तरफ से। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि सच्ची दोस्ती है, मुंह से कुछ गलत नहीं निकलेगा, तो यही हुआ कुछ। सचिन पायलट के साथ भी पहुंचे तो थे पार्टी का प्रचार करने के लिए, सबके लिए बोला, बस छोड़ दिया अपने मित्र सिंधिया को। कमल वर्मा संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और भी ज्यादा जानकारियों के साथ। तो कमल, दोस्ती नहीं टूटेगी, भले पार्टी बदल गई तो क्या हुआ? कमल, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल रही, हम कोशिश करेंगे हम फिर से कमल से यहाँ का माहौल समझ सकें कि जब सचिन पायलट आए तो मीडिया से भी सवाल जवाब तो हुए ही होंगे, मीडिया ने भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी देखिए किस तरह से बहुत आराम से तमाम बातों को नकारते हुए न सिंधिया के खिलाफ कुछ बोला और ऐसा भी नहीं महसूस होने दिया कि वो बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं। और सिंधिया भी देखिए कह तो गए कि जब वो आए तो उनका स्वागत भी किया। उपचुनाव के लिए प्रचार करने सिंधिया के गढ़ में उनका ही मित्र उनके खिलाफ कांग्रेस ने उतारा है। रणनीति तो बहुत स्ट्रांग थी कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी की तरफ से सिंधिया ने उनका स्वागत कर लिया और कहा हमारी तो बातचीत भी हुई है, और इसको और रंग दे दिया खुद सचिन पायलट ने। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं सिंधिया के खिलाफ, चाहे मंच से चाहे मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए। आइए बात करते हैं, कमल वर्मा संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, उस वक्त का माहौल बताइए जब सचिन पायलट मंच पर थे और कुछ भी नहीं बोला उन्होंने सिंधिया के खिलाफ। इस रणनीति को वहां के कार्यकर्ता कैसे ले रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जोश भरने सचिन पायलट पहुंचे थे वो तो सिंधिया के खिलाफ कुछ बोले ही नहीं। बिल्कुल, 2 दिन के चंबल अंचल के दौरे पर थे जो राजस्थान के पूर्व सीएम, जिनके द्वारा कल सीपी जिले के कई विधानसभा में सभाओं को संबोधित किया और ग्वालियर में भी 2 विधानसभा सभा में शामिल हुए, जिस पर उन्होंने भाजपा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना तो साधा, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोला, जिसको लेकर मीडिया ने जब उनसे चर्चा करने की कोशिश की तो सचिन पायलट ने उन्हें बताया कि मैं सिद्धांतों और रीति नीति की भी और विकास की राजनीति करता हूँ, मुझे जो कहना होता है मैं डंके की चोट पर कहता हूँ और जो नहीं कहना होता वो नहीं जानता। वहीं सिंधिया की पार्टी छोड़ने को लेकर कांग्रेस गद्दारी की बात करती है, तो उस पर भी उन्होंने बोला कि जो पार्टी के राजनेता जो भी है स्वतंत्र रहते हैं, जिसको जहां जाना होता है वहां जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सचिन पायलट भी स्वतंत्र थे और उस वक्त भी माहौल बना था। सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ने वाले थे, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि जिसे जहां जाना होता है वो चला जाता है। बहरहाल, अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि कार्यकर्ताओं से आपकी कोई बातचीत हुई, अंदर आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं में किस तरह की खुशफुसाहट है? सचिन पायलट ने सिंधिया के खिलाफ उन्हीं के गढ़ में कुछ तो बोला ही नहीं। बिल्कुल, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो कि सचिन पायलट जो कि स्टार प्रचार के चेहरा माना जाता है, जिनके खिलाफ अभी तक कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता उन्हें सामने नहीं आकर नहीं बोला, ना ही उनके बारे में कुछ बोला है। जो भी बात होती है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात कहा जाता है, वहीं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो सचिन पायलट ने कुछ नहीं बोला। इस पर अभी कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया, ना मीडिया से बात की है। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल जानकारी के लिए। तो मीडिया से बात की, चाहे मंच से संबोधित किया, गए तो थे पार्टी का प्रचार करने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने, भीड़ इकट्ठी करने, सब कुछ हुआ, लेकिन दल से बड़ी दोस्ती, दोस्त के खिलाफ कुछ नहीं बोले सचिन पायलट। और इसी को लेकर अब बीजेपी ने घेर लिया है कांग्रेस को कि जिन्हें बुलाया प्रचार प्रसार के लिए और जिसके सामने खड़ा किया, 2 दोस्तों को लड़ाने की तैयारी थी, जंगे मैदान में दोनों के हाथ में तलवार थमाने की बात थी, लेकिन एक ने तो तलवार नीचे रख दी, दूसरे ने कहा कि मैं तो मुलाकात करके आया हूं। और ये रणनीति हो गई कांग्रेस की फ्लॉप शो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। नेताओं की भाषा मर्यादा को तार तार कर रही है। चुनाव आयोग में शिकायतों का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन नेता अपनी भाषा पर लगाम नहीं लगा पा रहे साहब। कमलनाथ, इमरती देवी के बाद अब कांग्रेस नेता और पार्टी के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने विवादित बयान दे दिया है, वो भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने शिवराज की तुलना कंस, याद है आपको कंस मामा, जिन्हें आप किताबों में पढ़ते आए आज तक, शकुनी और मरीच से की है। दरअसल शिवपुरी जिले की पोहरी और करेरा विधानसभा के नरवर और सतनवाड़ा में सचिन पायलट आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा, पुराण में 3 मामाओं का जिक्र है, पहला मामा मारिच, दूसरा मामा कंस, तीसरा मामा शकुनी। इन तीनों मामाओं को मिला दें तो मामा शिवराज बनता है। अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णन के इस बयान के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग जाने का मन बना चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है, कांग्रेस के अधिकृत स्टार प्रचारक प्रमोद कृष्णन ने अभद्र, आपत्तिजनक और शर्मनाक भाषण मुरैना जिले में दिया है। बीजेपी ने मांग की है कांग्रेस प्रदेश के लाखों भांजे भांजियों से माफी मांगे।
और प्रमोद कृष्णन के प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाए। एक मामा मारी, दूसरा मामा कंस, तीसरा मामा शकुनी, इन तीनों मामाओं को मिला दो तो अकेला शिवराज बनता है। कांग्रेस ने जब अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये स्टार प्रचारक जब कोई भाषण, बयान या विज्ञप्ति दें, पत्रकारों से बात करें तो उनके व्यक्तिगत विचार मानकर पल्ला मत झाड़ना, जवाबदेही लेना। और कल जिस प्रकार मुरैना जिले में कांग्रेस के ही स्टार प्रचारक प्रमोद कृष्णन ने जो अभद्र भाषा, गंदी भाषा, विकृत सोच से उपजी भाषा का इस्तेमाल भाषण में किया है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में, और प्रदेश के लाखों भांजे भांजियों का अपमान किया है जो उनके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया करते थे, इसके कारण उनको मामा का संबोधन दिया गया। वो बताएं क्या ऐसी भाषा की निंदा वो करते हैं? स्वयं भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उनको बैन लगाएंगे कि वो मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की सभा ना करें? कांग्रेस बताए। या रतलपुरी के मामा श्रीमान कमलनाथ जी ऐसी ही गंदी भाषा को प्रमोट करते रहेंगे, संरक्षण देते रहेंगे? तो तीन मामाओं की परिभाषा बताई इस दुनिया में जो प्रचलित हैं, कंस, शकुनी और मारीच। अब उनका एक कैलकुलेशन कर दिया आचार्य प्रमोद कृष्णन ने और बताया कि अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू शिवराज आएगा। अब इसको लेकर राजनीति गरमा रही है। बीजेपी ने लपक लिया इस मुद्दे को कि अब भांजे भांजियों से माफी मांगे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मध्य प्रदेश में शिवराज जी मामा के नाम से जाने जाते हैं। अब इतने सारे भांजे भांजियों के अगर मामा हैं तो भला कैसे पीछे रहे बीजेपी? मांग लिया जवाब कांग्रेस से, और इसी को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आगे। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और भी ज्यादा जो मामाओं पर टिप्पणी हो रही है दुनिया में प्रचलित, और शिवराज जी जानते हैं। वैभव, जानकारी तो यही कि तीन मामा प्लस इज इक्वल टू कीजिए तो शिवराज, लेकिन प्रमोद कृष्णन इस टिप्पणी को करके खुद घिर गए हैं। अब बीजेपी ने लपक लिया है मुद्दे को, चुनाव आयोग के पास पहुंचने की भी तैयारी है, और रजनीश अग्रवाल जी ने तो कह ही दिया है कि भाई भांजे भांजियों से माफी मांगे। हाँ बिल्कुल, तीन मामाओं का जिक्र जो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन उन्होंने अपने बयान में किया, लेकिन उन्हीं मामा के चलते कांग्रेस पिछले पहले का जो टर्म था 15 साल और अभी पिछले 6 महीने से सड़कों पर है, मतलब घर में बैठी हुई है। 15 महीने की सरकार बनने के बाद आप उन मामा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मामा ने अपने भांजे भांजियों के बीच में जाकर आपकी जिस तरह से हम देखते हैं कि लगातार भांजे भांजियों, क्योंकि जब भी शिवराज जी चुनाव प्रचार करने जाते हैं अब अपने आप को मामा प्रोजेक्ट करते हैं, और अब सभाओं को भी कई बार हमने कवर किया है तो वहां से भी आवाज आती है कि मामा आ गए, मामा आ गए। तो मामा के रूप में शिवराज जी प्रचलित हैं, हर कोई उनका जिस तरह से उपनाम कहा जाता है वो मामा के नाम से फेमस हो रहे हैं। तो कांग्रेस को उनसे लड़ने की तैयारी करनी है, लेकिन आप पुराणों की संज्ञा देंगे, पुराणों के मामाओं पर जिक्र करेंगे, फिर कहेंगे कि तीन मामा इक्वल टू एक शिवराज मामा। तो पहले उन मामा से लड़ने के लिए आप हथियार लेकर आइए, उन मामा से लड़ने के लिए रणनीति बनाइए, उसके बाद इस तरह के बयान दीजिए। अब जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा देगा। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर लपक भी लिया है, चुनाव आयोग में शिकायत भी की जाएगी। जिस तरह से हमने देखा था कि आइटम शब्द का जो जिक्र है वो कमलनाथ ने अपनी चुनावी सभा में किया था, उसके बाद चुनाव आयोग को द्वारा उनको हिदायत दी गई है कि वो अपनी भाषा को संयमित रखें, गलत भाषा का उपयोग नहीं करें, और जो आइटम शब्द है उसको भी आचरण आदर्श जो संहिता होती है चुनाव के लिए उसका उल्लंघन माना गया है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो स्टार प्रचारक है, वो खुद घिरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको युवाओं का वोट अगर अपनी ओर चाहिए, क्योंकि 28 विधानसभा चुनाव में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में युवा वोटर भी हैं, और युवा वोटरों में से करीबन 50 से 60% वोटर्स को शिवराज जी की योजनाओं का लाभ मिला भी है। और ऐसे में अगर आप जिन योजनाओं का लाभ वोटर्स को मिला और उन्हीं शिवराज जी को आप कंस, मरीच और शकुनी की संज्ञा देंगे तो कहीं ना कहीं जो युवा वोटर है वो आपसे दूर होता हुआ नजर आएगा। तो नेताओं को अपने भाषण के दौरान अपनी भाषा को संयमित भी रखना होगा, क्योंकि कंस, मरीच और शकुनी के आधार पर वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपकी जरूर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, और मुश्किलें बढ़ती भी दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस इस पर क्या सफाई दे रही है ये भी सुनना जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने ये कहा है कि वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और बाबा हैं, साधु हैं, संत हैं, तो उन्होंने उसी तरह से उसे परिभाषित करने की कोशिश की। भले सफाई भले ही दीजिए, और चुनाव आयोग ने अगर स्टार प्रचारक सूची में शामिल कृष्णन जी पर अगर वाकई बैन लगा दिया तो कैसे सामना करेंगे, क्या बताएंगे कांग्रेसी इस मामले में?
गलत तो कांग्रेस होगा? इस मामले में शायद अभी कुछ भी नहीं कह पा रही है। कांग्रेस कह रही है कि साधु महात्मा है, उन्होंने पुराण पढ़े हैं, उन पुराणों के आधार पर उनके जो तथ्य होते हैं उनको अपने भाषणों में उल्लेख करते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग को उससे कोई मतलब नहीं होगा कि उनका स्टार प्रचारक संत है, महात्मा है, गुरु है या बिल्कुल आध्यात्म सही। को पढ़ता है। तो निर्वाचन आयोग को केवल एक ही चीज पता है कि कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी थी उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन का नाम था। अब जब शिकायत की जाएगी, शिकायत की गंभीरता से जांच होगी, वो वीडियो फुटेज भी देखे जाएंगे जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन शिवराज जी का साथी मारीच, कंस और शकुनी की बात कह रहे हैं। अगर वो वीडियो में सत्यता पाई जाती है और उसके बाद चुनाव आयोग तय करेगा, क्योंकि बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर मांग की है कि जिस तरह का बयान दिया गया है चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वो गलत है। ऐसे में उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो मुश्किलें बढ़ेंगी कांग्रेस की। बहुत शुक्रिया वैभव। मुश्किलें बढ़ सकती हैं कांग्रेस की, और जिस तरह की टिप्पणियां कांग्रेसी कर रहे हैं इससे माहौल कांग्रेसियों के लिए ही खराब हो रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी उन तमाम शब्दों पर गौर कर रही है और उन्हें भुनाने की कोशिश कर रही है जो कांग्रेसी कह रहे हैं और बाद में पछता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल में चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना और धरना देना महंगा पड़ गया। आयोग ने प्रदर्शन और नारेबाजी करने के आरोप में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरअसल मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी चुनाव आयोग पहुंचे और आयोग पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह के सामने ही जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, जैसे ही दिग्विजय सिंह दो और प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयोग में अंदर शिकायत कराने गए तो बाहर मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के गेट पर ही बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन को नियमों का उल्लंघन मानते हुए पुलिस ने 150 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर दिया, जिस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के साथ चुनाव आयोग पहुंचे और पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस के साथ वहां वो लगे हुए थे। इसके अलावा पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हर गतिविधियों की वीडियोग्राफी भी कर रही है, वीडियो बना रही है। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव आयोग पहुंचे उन्होंने वहां प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर जाने से तो रोका, तो कार्यकर्ता बाहर ही प्रदर्शन और नारेबाजी पर उतर आए। इस दौरान पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई। वीडियोग्राफी के आधार पर ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। करीब 150 कार्यकर्ता हैं जिन पर मामला दर्ज हुआ है। तो भूल जाते हैं प्रदर्शन करने के जोश में कार्यकर्ता कि असल में वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बीजेपी का कार्यालय नहीं था या किसी नेता की रैली नहीं थी या कोई ऐसा मंच नहीं था जहां से बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता संबोधन कर रहे हो। वो था कार्यालय चुनाव आयोग का, जिसके बाहर बैठ गए कांग्रेसी धरना देने के लिए। अब आफत आन पड़ी है। चुनाव आयोग ने तो इस मामले में संज्ञान लिया ही है। पुलिस ने वीडियोग्राफी की, 150 लोगों के खिलाफ, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी देंगे रिजवान, फोन लाइन पर मौजूद है। रिजवान, आगे क्या अपडेट्स हैं इस मामले को लेकर? 150 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, किसी तरह की कोई टिप्पणी आ रही है सामने? बिल्कुल, एमपी नगर थाने में बिना परमिशन, एमपी नगर थाना क्षेत्र में चुनाव आयोग में बिना परमिशन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ऐसा बताया जा रहा है शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। पुलिस का साफ तौर से कहना है किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं थी और पुलिस के मुताबिक मोनू सक्सेना, गुड्डू चौहान और कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष 150 सहित लोगों पर मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियोग्राफिंग के जरिए सबकी गिरफ्तारी की जाएगी और पुलिस जो है मामले की जाँच कर रही है। अभी क्या अपडेट है? अभी उनको गिरफ्तार किया गया है, छोड़ दिया गया है, इस मामले में कोई जानकारी मिल रही है? साफ तौर से जिस वक्त वो लोग हंगामा कर रहे थे उस वक्त जो पुलिस के जो कैमरामैन था उसने वीडियो बनाए थे, उसी पर जो है लोगों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है और पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में एक भी जो प्रदर्शनकारी है वो नहीं आया। बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो देखिए, चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठना या प्रदर्शन करना या नारेबाजी करना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। अब वहां से वो तो भले ही चले गए हों, लेकिन पुलिस ने वीडियोग्राफी के जरिए एक एक कार्यकर्ता को पकड़कर उन पर मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को नोटिस जारी किया है। आइटम वाले बयान पर जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने इमरती देवी को 48 घंटे का वक्त दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से आइटम कहे जाने के बाद मंत्री इमरती देवी ने भी कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा था। इमरती देवी ने कमलनाथ के बयान के जवाब उन्हीं शब्दों के साथ दिए थे जिन शब्दों का इस्तेमाल
कमलनाथ ने किया था। इमरती देवी के बयान के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और अब चुनाव आयोग ने इमरती देवी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब पेश करने के लिए कहा है। आइटम वाले विवादित बयान पर इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दिया, जिसमें उन्होंने अपने 40 साल के राजनीतिक करियर का जिक्र करते हुए कहा था कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का बिल्कुल भी नहीं था, जिस पर आयोग ने उन्हें आगे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी। लेकिन अब जवाब इमरती देवी से भी मांगा गया है और इस पर हम और भी जानकारी लेते हैं। हमारे न्यूज़ हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कहा तो कमलनाथ ने था रत्नाकर जी आइटम, लेकिन उसके बाद इमरती देवी जी ने भी कुछ कम नहीं कहा। अब उन्होंने तो कह दिया कि 40 साल की राजनीति में मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया और अभी भी मंशा ऐसी कुछ नहीं थी। लेकिन अब इमरती देवी जी की तरफ से क्या जवाब आएगा, 48 घंटे में उन्हें भी बताना होगा। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो जवाब आएगा कि क्योंकि मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया, इसलिए मैं अपना लेकिन रत्नाकर जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। हेलो जी आप कहिए। जी मेरा ये कहना था पारुल आपसे कि इमरती देवी निश्चित रूप से यही कहेंगी कि उनके ऊपर जो पर्सनल अटैक किया गया उससे गुस्सा होकर उन्होंने रिटेलिएट करते हुए इस तरीके की बात कही थी। लेकिन हम कमलनाथ और इमरती देवी दोनों के बयान अगर गौर से देखें जी तो दोनों ने ही अपने बयान में एक दूसरे का नाम नहीं लिया है। बिल्कुल। इमरती ने अपने सारे बयान में कहा है कि बंगाल का आदमी, बंगाल की औरतें, बंगाल का आदमी, बंगाल में ऐसी और इसके परिवार के लोग आइटम होती होंगी। तो सबसे पहली बात तो है कि दोनों बहुत ही सेफ गेम दोनों ने खेला है। अगर निर्वाचन आयोग इस मामलों को लेकर आगे बढ़ता तो हमें याद रखना होगा कि जब बरेली का उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो रहा था, मोहम्मद आजम खान ने टिप्पणी की थी जिससे कहा गया था कि उन्होंने जयप्रदा के लिए कहा है। तमाम जगह शिकायत गई, लेकिन आजम खान सिर्फ इस एक पॉइंट से बच गए थे कि उन्होंने पूरे उस वाक्य में, पूरे उस स्पीच में जयप्रदा का कहीं नाम नहीं लिया था। इशारों में उन्होंने बात कही थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी चल रहा है। इमरती देवी, कमलनाथ ने 40 साल की सेवा का हवाला दिया है राजनीति का, इमरती देवी अपने ऊपर हुए व्यक्तिगत हमले का हवाला देंगे। और अगर ये मामला और भी आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से फिर उसमें उनके पास एक पॉइंट रहेगा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि बंगाल वाला, बंगाल का जादू होता है। तो बचे निकलने के दोनों के पास रास्ते हैं और चूंकि इलेक्शन कमीशन भी इस बात को समझता है कि इस आरोप को साबित कर पाना आसान नहीं है। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर का पारुल आपको उदाहरण निश्चित रूप से याद होगा। उन्होंने नाम लेकर हेमंत करकरे के लिए बात कही थी, उन्होंने नाम लेकर अयोध्या विध्वंस के लिए कहा था कि मुझे उस बात पर फख्र है। इसके चलते उन्हें बहुत ज्यादा से ज्यादा सजाएं मिली कि उनका कुछ दिन के लिए चुनाव प्रचार या मीडिया से बात करना, ट्वीट करना रोक दिया गया था। तो यहाँ पर तो किसी का नाम नहीं लिया गया, इनडायरेक्टली बात की गई है। तो सिचुएशन ग्रेव जरूर है, लेकिन इन दोनों के खिलाफ जैसा कमलनाथ के मामले में हुआ वैसे इमरती देवी के खिलाफ भी किसी कड़ी कार्रवाई के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पारुल एक बार और रत्नाकर जी ये बात भी हम दर्शकों के सामने मैं चाहूंगी आपकी तरफ से इस बात को लेकर विश्लेषण हो कि ये आम चुनाव से भी खास चुनाव है। हालांकि उपचुनाव है, 28 सीटों पर होने हैं लेकिन हो 29 सीटें गई हैं। अब ऐसे में जब जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जनता की समस्याओं पर बात होनी चाहिए, मूलभूत सुविधा, सड़क, पानी, बिजली को लेकर बात होनी चाहिए, लोगों को, किसानों को जो नहीं मिला या फिर जो बुजुर्गों को नहीं मिला, जो उनका हक है, अधिकार है, वोटर्स की जो समस्याएं हैं उनको लेकर कहीं भी बात नहीं हो रही है। पूरा चुनाव सिर्फ बयानबाजी और मुद्दों पर जा रहा है। इसको लेकर जनता में क्या मैसेज जाएगा, खासतौर पर वो वोटर जो पढ़ा लिखा है, जैसे रोजगार से मतलब है, जैसे हर समस्या से मतलब है? और बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। और आप देखिएगा इस चीज का जनता के बीच में इतना नेगेटिव मैसेज जाएगा और हम ना सिर्फ ये सोचें कि जो पढ़ा लिखा वोटर है वो डिसअपॉइंट होगा, बल्कि डिसअपॉइंट तो किसान भी हो रहा होगा, जिसको लग रहा होगा कि भाई ये सरकार चली गई थी, अभी आई तो हमारे एक में कुछ बातें करेंगे। डिसअपॉइंट वो बेरोजगार हो रहे होंगे, जिनको ये था कि कमलनाथ सरकार ने हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, अब ये सरकार उस दिशा में क्या करने जा रही है। दरअसल ये जो उपचुनाव है, भाजपा उसमें एक किस्म की खींच से भरी हुई है। वो 15 महीने सत्ता से दूर रहने को भी पचा नहीं पा रही है उस तकलीफ को। 15 साल में उसको ऐसा लगने लगा था कि प्रदेश उसकी जागीर हो गया है, वही सत्ता की अकेली अधिकारी है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो केवल 15 महीने शासन कर पाने की खींच उसके अंदर भी भरी हुई है। तो ये जो खींच है अब इसने बैर का रूप ले लिया है, बैर से दुश्मनी के स्तर पर ही आ गया है। और इसके चलते मध्य प्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव में
ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, जो इस प्रदेश में हुए आम चुनावों में या विधानसभा चुनावों तक में नहीं देखने मिला था। क्योंकि राजनीतिक दल अब दुश्मनी पाल के एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। पर्सनली पसंद हो गई है, ऐसा लगने लगा है बयानबाजियों को सुनकर। बहरहाल बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी तमाम खबर को दर्शकों तक समझाने के लिए। तो आइटम वाले बयान के बाद किस तरह से विवाद हुआ, उसमें कमलनाथ जी ने तो अपनी माफी बता दी, या फिर यूं कहें कि अपनी सफाई दे दी। अब इमरती देवी जी से भी जवाब मांगा गया है, उन्होंने जो जो कुछ कहा था उसके लिए। खबर सतना जिले की है, जहां बिरसिंहपुर में मामला सामने आया। मिश्र गांव है, जहां ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर हाईवे जाम कर लिया। ग्रामीणों ने बताया हलिया ग्राम है, जहां पहुंचने के लिए सड़क मार्ग नहीं है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है सड़क निर्माण कराए जाने के लिए सरपंच सचिव से कई बार सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की जा चुकी है, बताया जा चुका है परेशानी है, लेकिन बावजूद इसके जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की गई। अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही बिरसिंहपुर तहसीलदार और सभापुर थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से चर्चा कर जाम खुलवाया और साथ ही जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराने का आश्वासन जरूर मिला है। हलिया कला का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करके हलिया वासियों ने किया था, जिसको प्रशासन जाकर के रोड को चिन्हित करने का काम किया था, क्योंकि विसंगति थी नहर के माइनर और मेजर के मैप में, जिसकी वजह से वो रोड का निर्माण बरसात के समय में फसल और उसकी वजह से नहीं हो पाया था। कल जाकर के अभी कुछ दिन पहले अभी चिन्हित करके रोड के लिए जनपद को बता दी। तो जनता चाहे सड़क, लेकिन सड़क नहीं मिल रही है। शिव संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिव, खबर को बताइए, क्या कुछ मामला है? आवाज हेलो, आपको? हाँ बताइए, क्या मामला है? जी पारुल जी, बिल्कुल आपको बता दें कि बिरसिंहपुर तहसील क्षेत्र में एक हलिया ग्राम है, जहां सड़क नहीं है। वहां की सड़क की हालत काफी बदतर है, घुटनों तक कीचड़ है और लोगों को भारी परेशानी है। लोगों ने बताया, ग्रामीणों ने जिन्हें चक्का जाम किया था, कि वहां से बच्चे नए स्कूल जा पाते थे पूर्व से ही, और कोई बीमार हो जाता है तो वाहन नहीं जा पाता। मतलब सड़क है ही नहीं, हालत बड़ी खराब है सड़क को लेके, जिसकी मांग को लेके लगातार वो पत्राचार करते रहे। सरपंच सचिव, जनपद सीओ, एसडीएम, तहसीलदार, जिला सीओ व कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया। बावजूद सड़क निर्माण नहीं हुआ तो उनने ट्विटर के माध्यम से वीडियो जारी कर शिवराज सिंह चौहान, जो प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। और उस पे क्या है, मुख्यमंत्री जी ने मामले में संज्ञान भी लिया और ट्वीट कर उनको आश्वासन भी दिया कि शीघ्र ही उनके ग्राम में सड़क निर्माण कराया जाएगा। बावजूद प्रशासनिक अमला गया वहां पे हलिया ग्राम और सड़क निर्माण की बातें रखी और निर्माण कार्य होगा, पर महीनों बीत जाने के बाद जो सड़क निर्माण नहीं कराया गया। कि ऐसा नहीं है कि सड़क बनाने को लेकर सरकार बजट नहीं देती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या अन्य तरह की योजनाएं, नगर निगम पीडब्ल्यूडी सड़कें बनाता है, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां आजादी के बाद से ही सड़क नसीब नहीं है, या फिर कई ऐसी जगहें हैं जहां सड़क बने बरसों हो चुके हैं और लोग अब परेशान हैं। ऐसा ही कुछ हाल यहाँ का भी है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शिव। तो देखिए, तस्वीरों में साफ आपको नजर आया किस तरह से लोगों की परेशानी, और परेशान होने के बाद लोग सड़कों पर आ जाते हैं, सड़क जाम कर देते हैं सड़क बनवाने के लिए, और ऐसे में मिलता है उनको आश्वासन। अभी आश्वासन क्या रंग लाता है, कब तक सड़क मिलेगी, देखने वाली बात होगी। सतना से खबर आप देख रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।